नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे इस चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो आज की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है और जो बंगाली हैं उनको ये अच्छे से पता है, ये जानते होंगे ये क्या है। खौनार बचन तो एक मुहावरे आप कह सकते यूज़ होता है हमारी आप डेली लाइफ में और बहुत अच्छी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है ये। तो कौन थी वो खन्ना जिनके दृष्टांत या जिनके वचन के इतने ज़्यादा मूल्य हैं? तो जानेंगे उनके बारे में। तो बंगाली लोक कथाओं में खन्ना के दृष्टांतों का मूल्य क्या है, आज जानेंगे। खन्ना पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यापक रूप से जाना पहचाना नाम है, खासकर लोक साहित्य के क्षेत्र में। इतिहास कहता है कि खन्ना एक ऐसी महिला थी जिनके सिद्धांतों ने मध्ययुगीन युग के दौरान लोगों के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। खौनार बचन या खोना के दृष्टांत में दर्शन, कृषि, जीवन, आजीविका, खगोल विज्ञान आदि जैसे विभिन्न आयाम शामिल थे। ये माना जाता है कि खन्ना का जन्म 800 से 1200 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। खन्ना को एक मध्यकालीन कवि और भविष्यवक्ता के रूप में पहचाना जाता है, जिनकी कई बातें आज भी प्रभावशाली रूपक आधारों से झंकृत होती है। अधिकांश साहित्यिक इतिहासकारों का मानना है कि खन्ना का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। यही कारण है कि उनके दृष्टांत बंगाली भाषा में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। बंगाली लोक कथाओं पर बोलते समय खन्ना की लौकिक कहावतों को उजागर करना एक शाब्दिक मजबूरी के रूप में सामने आता है। इतिहासकारों का दावा है कि एक बार मध्यकालीन बंगाली राजा विक्रम आदित्य को मौसम के पूर्वानुमान की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य के किसानों को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने ध्यान के खेतों में पौधे कब उगाए। उस समय खन्ना एक दिन राजा के शाही दरबार में उपस्थित हुई और कुछ खगोलीय भविष्यवाणियां की जो जल्द ही सच हुई। इस बात ने राजा को बहुत प्रभावित किया। इस घटना के बाद राजा विक्रम आदित्य ने खन्ना को अपने शाही दरबारियों में शामिल कर लिया। खन्ना की भविष्यवाणी इतनी सटीक प्रतीत हुई कि राजा विक्रमादित्य की और भी अधिक प्रशंसित और पसंदीदा बन गई। लेकिन दुर्भाग्य से एक भविष्यवक्ता के रूप में खन्ना की प्रसिद्धि ने कुछ विरोधियों को जन्म दिया, जिन्होंने खन्ना के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। अधिकांश प्रचारित स्रोतों के अनुसार खन्ना के दुश्मनों ने एक दिन उसकी जीभ काट दी। इस तरह खन्ना की दयनीय मृत्यु हो गई। खन्ना के दृष्टांतों की कुछ पंक्तियां का अनुवाद करने के लिए यदि अच्छे दिन प्रबल हो तो 9 लोग एक सोफे पर रह सकते हैं। खन्ना की ये कहावत सौहार्द पूर्णता के मूल्य पर जोर देती है, जो लोगों को कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे के साथ खुशी में रहने में सक्षम बनाती है। एक अन्य कहावत में खन्ना ने कहा, जब तक आपके पास बैल है तब तक अपनी भूमि पर खेती करे, यह पूरे वर्ष पश्चाताप करे। ये कहावत हमें अंग्रेजी मुहावरों की याद दिलाती है। जब सूरज चमक रहा हो तब घास बनाओ, या लोहे को तब मारो जब वह गर्म है। ये कहावत व्यक्ति को जल्द से जल्द अपनी सुविधानुसार सही काम करने के विचारों को संदर्भित करती है, ताकि बाद में उसे पछताना ना पड़े। इससे पता चलता है कि खन्ना की कहावतों की भारतीय उपमहाद्वीप से परे भी शास्त्रीय प्रासंगिकता है। यह इस धारणा का प्रतिबिंब है कि साहित्यिक विचारों और क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर विभाजित नहीं किया जा सकता है। आइए खन्ना के दृष्टांत से एक और कहावत पर नजर डालें। सर्दियों के अंत में बारिश एक धन्य राज्य के संकेत देती है। चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र के निवासियों के बीच वर्षा का महत्व अपरिहार्य है। सर्दियों के महीनों के अंत में होने वाली बारिश से खेतों की उर्वरता बढ़ती है, जो फसलों की अच्छी खेती के लिए फायदेमंद है। खन्ना की कहावतें समय की कसौटी पर खड़ी उतरी है। यही कारण है कि लोग अभी भी खन्ना के दृष्टांत को याद करते हैं और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, घरेलू और जलवायु संबंधी मामलों के संदर्भ में उनके शब्दों का अभी भी व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। खन्ना के दृष्टांत में मनुष्य के भीतर ईमानदारी, विश्वास, समय की पाबंदी, बुद्धिवादिता
और भाईचारे के संबंधों पर बहुत अधिक जोर देते हैं। कहावतें सभी देशों में प्रचलित बातें हैं। मुहावरे और वाक्यांश घर और बाहर दोनों जगह बहुत सी चीजों का संकेत देते हैं। खन्ना की कहावतें बहुत छोटी हैं लेकिन मजाकिया अर्थों से भरपूर है। इस कारण से खन्ना के दृष्टांतों की व्याख्या को समझने के लिए शब्दार्थ पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। खन्ना की हास्य की भावना उनकी बातों के माध्यम से स्पष्ट रूप से उजागर हुई थी और उनके उपदेशों की अनुकूलता उनके द्वारा बनाए गए मुहावरों की जीवन विशेषताओं के प्रदर्शन के माध्यम से साबित हुई है, जिन्होंने हजारों वर्षों से लोगों के दिल में एक विशेष स्थान पर कब्जा कर लिया है। खन्ना की सलाह, तकिया कलाम और शब्द जाल कालजयी हो गए हैं और आज तक कवियों, लेखकों, विद्वानों और पाठकों द्वारा उन बातों पर भरोसा किया जाता है और उनकी सराहना की जाती है। खन्ना के विचारों की गहराई को उनकी कहावतों की व्यवहारिक विशेषताओं से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जो उन्होंने रूपक रूपों में कही थी। इसलिए साहित्यिक समझ रखने वाले पाठकों को उनके दृष्टांतों को याद करके बड़ा आनंद मिलता है। खन्ना की बुद्धिमत्ता और जीवन के प्रति तीक्ष्ण दृष्टि का भी उनके मुहावरों के माध्यम से मार्मिक वर्णन किया गया है। खन्ना के उपदेश हमें ईश्वर की दंत कथाओं की याद दिलाते हैं। प्राचीन ग्रीस से एक कहानीकार ईसप ने जानवरों, पक्षियों और मनुष्य की विशेषता वाली अपनी संक्षिप्त कहानियों के माध्यम से विचारशील और नैतिक शिक्षा दी। दक्षिण एशिया के साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में खन्ना के विशिष्ट स्थान पश्चिमी देशों में ईसप की प्रतिष्ठा के बहुत करीब लगता है। हालांकि अंतरपाठीय संकेतों के माध्यम से एक देश के साहित्यिक संसाधनों को आजकल अनुवादित कार्यों के माध्यम से दूसरे देशों के पाठकों द्वारा समझना आसान हो गया है। जैसे हम ईसप की उपदेशात्मक कहानियों से परिचित हैं, मेरा मानना है कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से में जिज्ञासु पाठक और बुद्धिजीवी खन्ना के नाम और मुहावरेदार कहावतों से भी परिचित हैं। नीति वचन वार्तालापों में महत्वपूर्ण गति जोड़ते हैं और जब मुहावरेदार सूचक शब्द उचित रूप से संलग्न होते हैं तो तर्क और प्रवचन अत्यधिक आकर्षक और गहन हो जाते हैं। इस कारण से मर्मज्ञ बातचीत के मूल्य में निहित कहावतों और दृष्टांत के छिपे अर्थों को समझना आवश्यक है। यही थी खन्ना के दृष्टांत मूल की कहानी। क्यों उनके दृष्टांत इतने ज़्यादा फेमस है, क्यों उनके दृष्टांतों को आज भी लोग इतना मानते हैं और सुनते भी या सोचते भी है कि हाँ, ये हमें करना चाहिए। तो आज की जो कहानी यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छी आई होगी। अगर अच्छा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग बहुत मेरे चैनल में कहानी सुनते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।